देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में पहले आवाज को मिलाना है कि आवाज सही है। जवान जल्द से बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फिर यहां पर नीचे भी देखना है, यहां क्या कहता है, उपरयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको सत्य कथन जो सही है उसको चुनना है। यहां पर देखना क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप उतना बड़ा है जितना रूस को छोड़कर पूरा यूरोप। यह सही है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान शामिल हैं। यह भी सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में स्थित है। यह गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग शीत कटिबंध में नहीं, उष्ण कटिबंध में स्थित है। याद रहेगा किसमें? उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में स्थित है। किसमें? उष्ण कटिबंध में। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो मतलब है कि 1 और 2 सही है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। आ जाइए। यहां पर हड़प्पाई संस्कृति में पशुपालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और यहां पर देखना है कि हड़प्पाई लोग बैल, भैंस, बकरी और भेड़ पालते थे। यह सही है। घोड़े के अस्तित्व का संकेत धोलावीरा से मिला है। यह गलत है। याद रखना है धोलावीरा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धोलावीरा का उत्खनन कार्य 1990 से 1991 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। धोलावीरा से जल निकासी के सुंदर प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धोलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा धोलावीरा वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। पूछेगा कि धोलावीरा का उत्खनन कार्य कब? तो 1990 से 1991 के दौरान। पूछेगा धोलावीरा का उत्खनन कार्य कौन किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। पूछेगा कि धोलावीरा से क्या क्या चीज मिला है? धोलावीरा से जल निकासी के सुंदर प्रमाण मिले हैं। क्या मिला है? जल निकासी के सुंदर प्रमाण। धोलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धोलावीरा से सुरक्षा गृह जैसी संरचना प्राप्त हुई है। धोलावीरा से सबसे बड़े लिपि के वर्ण प्राप्त हुए हैं, यानी अक्षर। यहां पर क्या है? घोड़े की अस्थि की बात करता है। तो सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। और कच्छ से गुजरात के कच्छ की बात करते हैं। धोलावीरा वर्तमान समय में, यानी कि सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा का उत्खनन कार्य 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के निर्देशन प्रारंभ हुआ था। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता काल के लोग घोड़े जैसे जानवर की महत्ता से परिचित नहीं थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सुरकोटदा कहाँ है? सुरकोटदा वर्तमान समय में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। पूछेगा कि सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। पूछेगा सुरकोटदा का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। पूछेगा सुरकोटदा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में? जगपति जोशी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। पूछेगा सुरकोटदा से किस जानवर की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? घोड़े की। लेकिन सिंधु सभ्यता काल के लोग घोड़े जैसे जानवर की महत्ता से परिचित नहीं थे। सी में देखते हैं कालीबंगा से घोड़े की अस्थियां अवशेष मिली है। यह गलत है। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है।
कालीबंगा का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन प्रारंभ हुआ था। कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। इससे हम नक्काशीदार ईंट के नाम जानते हैं। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कालीबंगा किस राज्य में है, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। पूछेगा कालीबंगा का उत्खनन कार्य तो 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में? बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में बीके थापर के निर्देशन प्रारंभ हुआ था। पूछेगा कालीबंगा से क्या क्या मिला है? कालीबंगा से हल की सहायता से जोते गए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंट प्राप्त हुई है, इससे हम नक्काशीदार ईंट के नाम जानते हैं। कालीबंगा से भूकंप आने के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर है हड़प्पाई लोग कुब्बर वाले सांड को अप्रिय मानते थे। यह भी गलत है। यानी कि सिंधु सभ्यता काल में पशुओं में सबसे अधिक पवित्र कुब्बर वाला बैल को माना जाता था। इसे ही कुब्बर वाला सांड के नाम जानते हैं। सिंधु सभ्यता काल के जब हम धार्मिक जीवन का अवलोकन करते हैं तो सिंधु सभ्यता काल के लोगों के धार्मिक जीवन में मातृ देवी की प्रधानता देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग धरती की पूजा करते थे, जिसे विद्वानों ने मातृ देवी नाम दिया। सिंधु सभ्यता काल में धरती की पूजा करने की जो परंपरा चली, यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। आज भी हम अपनी देश की धरती की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। कुछ वर्ष पहले चाइना ने हमारे डोकलाम के पास सेना भेज दिया था। भारत की आबादी चीखते हुए बोली कि चाइना डोकलाम के चोटी के पास से सेना हटा दो, वरना दुनिया के नक्शा से तुम्हारा नाम समाप्त कर देंगे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता काल में धरती की पूजा करने की जो परंपरा चली, वह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग नाग की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल में नाग की पूजा करने की जो परंपरा चली, यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। आज भी नाग की पूजा हम नाग पंचमी के रूप में करते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोग सूर्य की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल में सूर्य की पूजा करने की जो परंपरा चली, यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। आज भी सूर्य की पूजा छठ के रूप में की जाती। इस प्रकार छठ की आराधना ये तो सूर्य की ही पूजा है। सिंधु सभ्यता काल के लोग नदी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल के लोग नदी की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि नदी में पानी थी तो पीने के लिए भी पानी मिल जाती थी। नदी में पानी थी तो यह कृषि के आसपास के सिंचाई के लिए पानी मिल जाती थी। नदी में पानी थी, यह यातायात का साधन हुआ करती थी। इसलिए सिंधु सभ्यता काल के लोग नदी की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता काल में नदी की पूजा करने की जो परंपरा चली, ये परंपरा आज भी देखी जा सकती है। आज भी हम नदी की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ गंगा को सबसे पवित्र नदी माना गया। इसकी पवित्रता को देखते हुए इसे गंगा मैया या गंगा माँ कहकर संबोधित करते हैं। सिंधु सभ्यता काल में पेड़ पौधों में सबसे अधिक पवित्र पीपल के पेड़ को माना जाता था। तो सिंधु सभ्यता काल में पीपल की पेड़ की जो महत्ता स्थापित हुई, यह महत्ता आज भी देखी जा सकती है। आज भी पीपल पेड़ को काटना या किसी प्रकार का क्षति पहुंचाना पाप माना जाता है। सिंधु सभ्यता काल के लोग पशुओं में सबसे अधिक पवित्र कुब्बर वाले बैल को मानते थे। तो सिंधु सभ्यता काल में कुब्बर वाले बैल की जो महत्ता स्थापित हुई, यह महत्ता आज भी देखी जा सकती है। आज भी बसा बैल को दान देना, खिलाना धार्मिक दृष्टि से देखा जाता। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इधर आओ जवान। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। मौर्योत्तर काल में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर है कि जो सत्य नहीं है ये चुनना है। मतलब कहना है 4 में से एक सत्य नहीं है, वो हम चुनेंगे। यहाँ पर देखें, भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार संबंध से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था। यही गलत है, यही गलत है। पहले व्यापार समुद्र के मार्ग से नहीं होकर वो स्थल मार्ग से होता था। बाद में व्यापार समुद्री मार्ग से होने लगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर भारत और रोम के बीच व्यापार में विलासिता की वस्तुओं का महत्व अधिक होता था, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भरोच
सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा अरिकामेडू तामलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित थे। यह भी सही है। भरूच कहाँ है? गुजरात में। तो सोपारा कहाँ है? पश्चिमी महाराष्ट्र में। और यहाँ पर हम देखते हैं अरिकामेडू कहाँ है? पांडिचेरी में। तामलिप्ति है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके मतलब है कि भरूच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह भी सही है। 4 में एक गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इधर आ जाइए, यहां पर 4 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान तथा धर्म के संरक्षक थे। बिल्कुल यह सही है। इसमें क्या कर रहा है? उपर्युक्त कथन में सत्य की चुनने की बात की जा रही है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान तथा धर्म के संरक्षक थे। यह बिल्कुल सही है। यहां पर धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांवों का दान दिया था। यह गलत है, क्योंकि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 100 नहीं 200 गांव दान में दिया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह सही है। तो यहां पर क्या कहता है? सत्य चुनना। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखते हैं कौन में 1 और 3 है? सी में है। जहां तक पाल राजवंश की बात करते हैं तो बंगाल एवं बिहार की धरती पर चारों ओर अव्यवस्था छा गई थी। इस तरह के अव्यवस्था से तंग आकर वहां के लोगों ने एक सेना नायक को गद्दी पर बैठाया था, जिसका नाम था गोपाल। इस प्रकार गोपाल ने बंगाल में बिहार के धरती पर जिस राजवंश की स्थापना की, उसे हम पाल राजवंश के नाम जानते हैं। पाल राजवंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए 200 गांव दान में दिया था। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरा पथ का स्वामी कहकर संबोधित किया था। धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। धर्मपाल ने सोमपुरी में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। धर्मपाल के बाद उसका बेटा देवपाल गद्दी पर बैठा था। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को एक शक्तिशाली राजा बताया। तो वहीं पाल शासक को अरबी भाषा में रूहमा कहकर संबोधित किया था। जहां तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सवाल है, उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में न्याय व्याकरण एवं तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक से बढ़कर एक विद्वानों के मंडली रहते थे। ऐसे विद्वानों के मंडली में दीपंकर जैसे विद्वान का नाम लिया जा सकता है। पाल काल में ही दीपंकर जैसे विद्वान तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पाल काल में ही संध्याकर नंदी ने रामचरित्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। पाल शासकों की राजधानी मुंगेर थी। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि पाल राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो पाल राजवंश की स्थापना गोपाल ने किया था। पूछेगा कि पाल राजवंश के किस राजा ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने किया था। पूछा जाएगा कि धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को चलाने के लिए कितना गांव दान में दिया था? तो 200 गांव दान में दिया था, यानी जिसको विलेज कहते हैं। ये इसी के टैक्स से नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता था। पूछेगा धर्मपाल को गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को क्या कहा था? धर्मपाल को उत्तरा पथ का स्वामी कहकर संबोधित किया था। पूछेगा कि धर्मपाल के दरबार में कौन सा बौद्ध विद्वान रहते थे? तो हरिभद्र जैसे बौद्ध विद्वान रहते थे। कौन? हरिभद्र जैसे विद्वान रहते थे। पूछेगा कि धर्मपाल ने सोमपुरी में क्या एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। पूछेगा कि धर्मपाल के बाद उसका कौन सा बेटा गद्दी पर बैठा था? तो देवपाल गद्दी पर बैठा था। पूछेगा देवपाल के समय में अरब यात्री कौन भारत आया था? सुलेमान भारत आया था। तो सुलेमान ने देवपाल को एक शक्तिशाली राजा बताया। तो पाल शासक अरबी भाषा में रूहमा कहकर संबोधित किया था। पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उस समय न्याय व्याकरण एवं तंत्र विद्या की पढ़ाई होती थी। पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक से एक विद्वानों की मंडली रहते थे। ऐसे विद्वानों की मंडली में दीपंकर जैसे विद्वान कहां पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो तिब्बत में किया था। पूछेगा पाल शासकों की राजधानी कहां थी? तो पाल शासकों की राजधानी मुंगेर थी। इधर आ जाइए जवान।
नंबर 5 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस चीज को चुनना, ऐसे पहले गोल कर दो, कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब यह हुआ कि 5 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में 3 सही है, 1 सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी को चुना है। तो फिर हम देखते हैं, अली गुरशास्त्र का विद्रोह इसी के काल में हुआ था। यह बात सही है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सबसे अधिक विद्रोह हुआ था। इन बातों को ध्यान रखिए। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तुर्क आक्रमण से बचने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन किया था, यह गलत है, यह गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफियों को दौलताबाद जाने का आदेश दिया था, यह सही है। इसलिए इसमें कहता है सत्य नहीं है वह चुनने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। जहां तक मोहम्मद बिन तुगलक का बात करते, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जुनखा था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान एवं विवादास्पद शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी इब्न बतूता भारत आया था। इसने रहला जैसी पुस्तक की रचना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी का पद न्याय से संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था। याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक की एक भी योजना सफल नहीं रही क्योंकि उसकी सोच समय से आगे की थी जिसे जनता समझ नहीं पाई। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में हम पगला बादशाह, विरोधी तत्वों का मिश्रण, रक्त पिचासू बादशाह एवं सनकी बादशाह के नाम जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की जब बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कई कारण माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखी थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की जनता को कठोर सजा देने के उद्देश्य से अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद ले गया। यह भी कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गया था। तो यह भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। बात तो बहुत है। आपसे प्रश्न पूछाएगा दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जुनखा था। क्या नाम था? जुनखा था। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विद्वान एवं विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में मोरक्को मूल के अफ्रीकी वासी कौन भारत आया था? इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो रहला जैसी पुस्तक की रचना की थी। पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। पूछेगा काजी का पद किससे संबंधित था? काजी का पद न्याय से संबंधित था। किससे? न्याय था। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर कहां भेजा था? तो चीन भेजा था। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने नियुक्ति का आधार योग्यता को बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा कौन था जिसकी एक भी योजना सफल नहीं रही? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? पगला बादशाह, विरोधी तत्वों का मिश्रण, रक्त पिचासू बादशाह एवं सनकी बादशाह। और पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो दौलताबाद कर दिया था। ये दौलताबाद दक्षिण भारत में है। पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के क्या क्या कारण थे? तो दिल्ली की जनता ने मोहम्मद बिन तुगलक को अपमानजनक पत्र लिखी, नंबर 1। नंबर 2, मंगोल आक्रमण के कारण। देखिए यहां पर मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली सुरक्षित राजधानी नहीं रह गई थी। नंबर 3, वह दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाना चाहता था। यहां पर हम आगे की ओर आते हैं। नंबर 6 में है तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब और कहां लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1565 बेनीहट्टी। बात यह है कि उस समय दक्षिण भारत में 4 मुस्लिम राज्य थे। हम देखते क्या है कि
तुलुब राजवंश का अंतिम शासक सदाशिवराव था। सदाशिवराय के मंत्री का नाम रामराय था और इसके समय में दक्षिण भारत में 4 मुस्लिम राज थे और 4 मुस्लिम राज्य के बीच में एकमात्र हिंदू राज था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ये चारों मुस्लिम राज्यों की अपनी भाषा एवं संस्कृति थी। ये चारों मुस्लिम राज विजयनगर के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था और विजयनगर भी इन चारों मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन सदाशिव राय के शासनकाल में विजयनगर चारों मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने लगा, तो चारों मुस्लिम राज धर्म के आधार पर एक होकर विजयनगर की धरती पर कहा अटैक। और इस युद्ध को हम तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बेनी हट्टी के युद्ध के नाम जानते हैं। इस प्रकार तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। इस युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ। आप प्रश्न पूछा जाएगा कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। पूछेगा कि तालीकोटा के युद्ध को हम क्या कहते हैं, तालीकोटा को युद्ध को हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बेनी हट्टी का युद्ध, बेनी हट्टी का तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध एवं बेनी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की धरती को पराजय का सामना करना पड़ा और यहीं से विजयनगर का पतन प्रारंभ हुआ। आप जाइए आगे। यहां पर है नंबर 7 में, संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साहब। और यहां पर फिर देखना है लास्ट में क्या कहता है। इस कथन में से सत्य कथन चुनने की बात कर रहा है, यानी फिर वही बात है। यहां पर 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 में से चुनना है में सत्य कौन कौन सही है। नंबर 1 पर हम आते हैं। इन्होंने ईश्वर के एकत्व पर बल दिया था, एक ईश्वर पर, बिल्कुल सही है। इन्होंने तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान, अजान आदि का विरोध किया था और बिल्कुल ये संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा 1 और 2 यानी बी। यानी हम देखते हैं कि कबीर की जब हम बात करते हैं, कबीर का जन्म वाराणसी में एक ब्राह्मणी विधवा महिला से हुई थी। वह ब्राह्मणी विधवा महिला लोक लाज के चलते कबीर को जन्म देकर एक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई। उसी रास्ते से नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। अंधेरी रात थी, आसमान कड़क रही थी, रिमझिम बारिशें हो रही थी, काली रात शोर मचा रही थी, तन्हाइयां खामोशी से सितारों को उचकाने जा रही थी। उसी समय उसी रास्ते से नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति गुजर रहे थे, तो बच्चे की रोने की आवाज ने उनके बढ़ते हुए कदम को रोक दिया। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति कबीर के पास आए। बारिश भयानक हो रही थी। आज कबीर के सर पर आंचल लहराकर चिल्लाते हुए बोली, खुदा की कसम ये बच्चा जिनका है ये ले जाएं। बहुत इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आया तो नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति कबीर को गोद में उठाकर खुश हो गए। खुश इसलिए हो गए क्योंकि नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति के कोई संतान नहीं थे। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने कबीर का लालन पालन किया, इसलिए कबीर को जाति का जुलाहा कहा गया। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर को वचनों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। कबीर के वचनों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। कबीर को मगहर में दफनाया गया था। मगहर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कबीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी। किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कबीर के वचनों का संकलन किसमें मिलता है? कबीर के वचनों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में मिलता है। पूछेगा कबीर को कहाँ दफनाया गया था? मगहर में दफनाया गया था। मगहर वर्तमान समय में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। आपको यहां देखिए आगे है कि शेरशाह सूरी का आखिरी अभियान कौन सा था जिसमें तोप से घायल हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? इसका सही आंसर है और कालिंजर का अभियान। जहां तक सवाल है शेरशाह का, तो शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था।
शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद शाह, तो शेर शाह के पिता का नाम हसन सुर था। दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, और बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद शेर शाह उत्तर भारत का शासक बना था। शेर शाह 1543 ईस्वी में रायसीन के किला को जीता था। यह किला पूरनमल के अधिकार में था। शेर शाह 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में कहा था, मैंने चंद मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के अधिकांश भाग को खो दिया था। शेर शाह का अंतिम विजय 1545 ईस्वी में कालिंजर का विजय था। कालिंजर विजय के समय एक विस्फोट में शेर शाह की मृत्यु हुई। शेर शाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेर शाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। शेर शाह ने दिल्ली में पुरानी किले का निर्माण कराया था। शेर शाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। शेर शाह ने सोने का जो सिक्का चलाया उसे हम असरफी के नाम जानते हैं। तांबा का जो सिक्का चलाया उसे दाम के नाम जानते हैं। तो चांदी का जो सिक्का चलाया उसे रुपया के नाम जानते हैं। इस प्रकार रुपया नामक सिक्का चलाने वाला शेर शाह भारत का पहला शासक था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह को वास्तविक नाम फरीद था। शेर शाह के पिता का नाम क्या था? शेर शाह के पिता का नाम हसन सुर था। पूछेगा, दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने शेर शाह को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि प्रदान की। चौसा युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेर शाह की उपाधि धारण की। पूछेगा कि शेर शाह और उत्तर भारत का शासक बना किस युद्ध को जीतने के बाद? तो किस युद्ध को जीतने के बाद? तो उत्तर भारत में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह उत्तर भारत का शासक बना था। बिलग्राम के युद्ध को ही हम कन्नौज के युद्ध के नाम जानते हैं। शेर शाह पूछेगा, शेर शाह ने के समय में रायसीन का किला कब जीता गया था? 1543 ईस्वी में। शेर शाह ने मारवाड़ का विजय कब किया था? तो 1544 ईस्वी में। शेर शाह का अंतिम विजय कौन था? कालिंजर का विजय। कालिंजर का विजय कब हुआ था? तो 1545 ईस्वी में एक विस्फोट के समय शेर शाह की मृत्यु हुई। शेर शाह को कहाँ दफनाया गया? बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। शेर शाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई। शेर शाह ने पुरानी किले का निर्माण कहाँ कराया था? दिल्ली में। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। याद रखना, ग्रैंड ट्रंक रोड को पहले सड़क ए आजम के नाम जाना जाता था। पूछेगा, शेर शाह ने सोने का जो सिक्का चलाया उसे हम किस नाम जानते हैं? असरफी के नाम जानते हैं। तांबा का जो सिक्का चलाया उसे किस नाम जानते हैं? दाम के नाम जानते हैं। और चांदी का जो सिक्का चलाया उसे हम रुपया के नाम जानते हैं। इस प्रकार रुपया नामक सिक्का चलाने वाला शेर शाह पहला शासक था। आगे की ओर आइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका आप जवाब दीजिए। और निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है सत्य कथन कौन है? सत्य कथन को चुनना है। जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा? रे जवान, पढ़ाते समय हम होश में नहीं रहते हैं। हमको तो पढ़ाने के लिए केबिन चाहिए कम से कम एक कट्ठा में, समझा? इतना छोटा सा रूम में बगल तगल क्या होता है? देख, चल जवाब दो तेजी से। देख, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एकरा में कौन कथन? दूगो इस तरह का प्रश्न हो ना तो 2 लाइन पक्का पढ़ो, ऊपर का लाइन जरूर पढ़ो, कंजूसी मत। नीचल का सत्य का रहा है को असत्य उसको घेर दो, कभी कभी दिक्कत होता है। तो सत्य कथन कर रहा था। यहां देख, मुर्शिद कुली खान ने भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। ये सही है। उसने ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की इजारा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये गलत है, समाप्त नहीं किया, ये प्रारंभ किया था। समाप्त नहीं, ये प्रारंभ किया था। पकड़ा गया है क्वेश्चन, देख रहे। उसने गरीब किसानों, खेतीहरों आदि की सहायता के लिए तकावी ऋण प्रदान किए। ये सही है। इसका मतलब है सत्य कथन कह रहा है चुनने के लिए। तो हम यहां देखेंगे 1 और 3, ये सही है। ऑप्शन में कौन है? 1 और 3। देख यहां पर इसका आंसर होगा सी। आगे आ जाओ।
यहां पर देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहां पर सत्य नहीं है वह चुनने की बात कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए भारत पर नियंत्रण का मार्ग प्रारंभ हुआ। सही बात है, जब कोई भी चीज कमजोर होता है तभी ना लूटपाट मचता है। और मुगल सत्ता जब कमजोर हो गई, विनाश की ओर चली गई, तो फिर भारत की धरती पर अंग्रेज का विरोध कम हो गया, तो अंग्रेज के लिए अच्छा रहा ही। अब देखिए यहां पर मुगलों के पतन के पश्चात अन्य भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों ने मुगलों की विरासत का दावा किया तथा इन शक्तियों ने मिलकर अंग्रेजों के लिए एक नई चुनौती पेश की। गलत है। अगर ऐसा रहता, इस तरह की एकता रहती, तो फिर मेरे यहां विदेशी कैसे आते, इसलिए गलत है। यहां पर सी में है, मुगल के पतन पश्चात कोई ऐसी शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों को कठिन चुनौती दे सके। यह भी सही है। मुगल साम्राज्य के पतन के शताब्दी पुराने सामाजिक आर्थिक ढांचे के स्थान पर एक औपनिवेशिक ढांचा स्थापित कर दी। यह सही है। तो यहां पर क्या रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा, बी। याद रखना है, कोई अगर राजा बनता है, पहले ऐसे समझो तुम, और ऐसे कोई भी चीज समझना है, डिस्कशन है, डिस्कशन में तो वक्त कम रहता है, इसलिए हम अपनी अंदाज में नहीं आ पाते हैं। अब देख रहे जवान, हम यहां पढ़ा रहे हैं, हम निर्दोष हैं। 10 बार आया है, सब गेट को खट 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 करता है, मूड होगा हम पकड़ कर खामोश कर देंगे, जाए डिस्कशन कहेंगे। देख यहां पर बात यहां यह है कि किसी परिवार में कोई एगो कलेक्टर हो गया, ऐसे चुन, किसी परिवार में एक ठो कोई कलेक्टर हो गया, और फिर कई जनरेशन मूर्ख रहे, तो बोल वो परिवार आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। उस परिवार को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है एक के बाद एक महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता चला जाए। हम कहना यह चाहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी राजा बना, वह राजा इसलिए बना क्योंकि उसका जन्म मुगल राज घराने में हुआ था, वरना राजा बनने की उसमें कोई क्वालिटी नहीं थी। हम कहना यह चाहते हैं कि औरंगजेब के बाद उसका बड़ा बेटा मोहम्मद मुअज्जम, याद रखना इस लाइन को, मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। याद रखना है, यहां पर बहादुर शाह प्रथम को इतिहास में हम शाह बेखबर या मस्त राजा के नाम जानते हैं। याद रखना है, मुगल वंश के शासक जहांदार शाह को इतिहास में हम लंपट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं। इतना बड़ा ही लंपट मूर्ख था कि अगर इसका मंत्री कहे कि ऐसा काम कीजिए ना प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वह बात नहीं मानता था। 4 सुंदर महिला उसके कान में सट कर कहे जहर को ही अमृत कहते हैं, तो कहता था हाँ, जहर को ही अमृत कहते हैं। यह इतना बड़ा लंपट मूर्ख था। बहुत आदमी ऐसा तुम्हारा होगा जिसको बहुत ऐसा मर्द मिलेगा जिसको मर्द के बीच बैठने में लाज लगता है, मर्द के बीच नहीं बैठेगा, वो बैठेगा महिला के बीच में। घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना, अगर भोज भात हो रहा है तो कहोगे दरवाजा बैठो ना, दरवाजा पर नहीं बैठेगा, वो महिला के बीच रहेगा, भिंडी काटेगा, कहेगा काकी काकी, सुपारी काटेगा, कहेगा चाची चाची। ऐसने मर्द को मौगा कहा गया है। और जहांदार शाह इसी तरह का था। इसके पिता की मौत हो गई थी, इंसान भूल गया कि मेरा बापू मरा है। 1 महीना के बाद उसे याद आया, वह मिलने के लिए अपने बाप से गया किसी काम से, तब याद आया, बदबू आई तब इसे याद आया कि मेरा पिता मर गया। इस तरह के इसके हरकत को देखते हुए इतिहास में हम इसे लंपट मूर्ख बादशाह के नाम जानते हैं। मुगल वंश के शासक फर्रुखसियर को इतिहास में हम घृणित कायर बादशाह के नाम जानते हैं। याद रखना है, मुगल वंश की बात जब हम करते हैं, मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह को इतिहास में हम रंगीला बादशाह के नाम जानते हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय के समय में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश के जितने भी शासक थे वह फारसी में लिखते थे, लेकिन बहादुर शाह जफर एक ऐसा राजा था जो उर्दू में लिखता था। इन बातों की याद रखें। इस चीज पर क्लास लेने के लिए कम से कम हम 10 दिन मेरा क्लास टाइम लगता है, 10 क्लास लगता है इसके समझाने के लिए, लेकिन डिस्कशन में इतना बोलना संभव नहीं हो पाता। इधर आ जाएं।
यहां पर देख 11 में 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो सही कह रहा है कौन सा है, तो मेरे ख्याल से होगा अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। आंसर होना चाहिए बी। अंबर का युद्ध हुआ था कब? 1749 ईस्वी में। अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। अंबर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो उस समय कर्नाटक का नवाब अनौरुद्दीन था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अंबर का युद्ध कब हुआ था? तो 1749 ईस्वी में। और उस समय फ्रांस का सेना का युद्ध कौन किया था? तो डुप्ले किया था। पूछेगा कि उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था? तो अनौरुद्दीन था। अनौरुद्दीन था और यह युद्ध करते हुए मारा गया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। और पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को पराजित किया था। पलासी के युद्ध में सिराजदौला के पराजय का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेजों के जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के किस नवाब को पराजित किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था। पूछेगा सिराजुद्दौला के पराजय का मुख्य कारण क्या माना जाता है? उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। मीर जाफर की गद्दारी। पूछेगा पलासी युद्ध में अंग्रेज के जीत का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। किसका? तो क्लाइव की कूटनीति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि ये पलासी के युद्ध का वांडीवास। हम देखते क्या है वांडीवास की युद्ध की बात करते हैं तो देखते क्या है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय माना जाता है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये युद्ध साथ साथ चला था। तृतीय कर्नाटक सप्तवर्षीय साथ साथ चला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 ईस्वी में जो युद्ध हुई इसे हम वांडीवास के युद्ध के नाम जानते हैं। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। तो वहीं फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली ने किया था। तृतीय कर्नाटक का युद्ध का अंत जिस संधि के तहत हुई थी उसका नाम था पेरिस की संधि। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का समय क्या माना जाता है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण माना किया जाता है तो यूरोप में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध। पूछेगा कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय 1760 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। पूछेगा कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया और इस पराजय के साथ ही भारत से फ्रांसीसी शक्ति का सफाया हो गया। पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? सर आयरकुट किया था। सर आयरकुट किया था। तो वहीं अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था। तो वहीं फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था कौन? तो काउंट डी लैली ने किया था। काउंट डी लैली ने किया था। पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? तो किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि के तहत हुई थी। पूछेगा पेरिस संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। यहां पर देख बक्सर का युद्ध की बात करते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम पराजित होने के बाद भागकर दिल्ली चला गया जहां पर अत्यंत निर्धनता की स्थिति में उसकी मौत हो गई। बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज भारत के तकदीर पर स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया, अगर भारत की धरती पर कोई विदेशी राज करेगा तो वह होगा अंग्रेज, वह होगा अंग्रेज, वह होगा अंग्रेज। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अब लिखें कहाँ? बोर्डमा तो है ये नहीं है, लिखें कहाँ? देखो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर। देखो इसका मुख्य डेट आदमी भूलता है। 22 अक्टूबर। कब?
22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। पूछेगा बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और हेक्टर मुनरो ने किसको पराजित किया था? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को। 3 का नाम याद रखना है। देखो यहाँ पर नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पर असत्य कथन चुनने की बात कर रहा है। 18वीं सदी के आखिरी दशक से ही बंगाल में नील की खेती बंद होने लगी थी। ये गलत है, ये गलत है। बंद नहीं होने लगी थी, यानी कि प्रारंभ हो गई थी। कौन? प्रारंभ हो गई थी, यानी यह एकदम प्रारंभ हो गई थी, बंद नहीं हुई थी। यानी कि नील की खेती प्रारंभ हो गई थी, यानी कह दें कि इसके रफ्तार में वृद्धि हो रही थी। इसलिए इसका आंसर तो ए ही हो जाएगा। यहां पर है नील, इसका आंसर ए होगा। देख तो ए, नील की खेती की मुख्य 2 विधियां थी, निज और रैयती। रैयती व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी पट्टा करते थे। बागान मालिक से अनुबंध वाले रैयत अपनी जमीन के कम से कम 25% भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 12 का सही आंसर ए। इधर आ जाइए। अब तरीके रे, अब देखो की लिखल है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 मध्य विद्यालय क्लास 6-8 SST प्लस GS की 999 9 अप्रैल 2024। बाबू रे बाबू, विद्यार्थी से हम तो विद्यार्थी लाइफ लंबे समय तक जिए हैं, विद्यार्थी के दर्द को तो समझते हैं, इसलिए इस पर हम क्या बोलें। आगे बढ़ते हैं। और इधर देख, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? और इसका सही आंसर है भील। भील जाति कहाँ के? तो मध्य प्रदेश में निवासी। कोल कहाँ? झारखंड। झारखंड। संथाल झारखंड। मेर कहाँ? राजस्थान। राजस्थान। समझ गया? इसमें क्या कर रहा है? जो सुमेलित है यानी जो सही है वो करना है। तो सुमेलित कौन है? भील। कोल कहाँ? तो झारखंड। संथाल झारखंड। मेर कहाँ? राजस्थान। यहां पर देखें, निम्न में से कौन सा श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है? और इसका सही आंसर कौन सा श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है? निम्न में से कौन सा श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है? यहां पर देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा और प्रचार, सही, इसका समर्थक थे। हिंदू धर्म में सुधार, यह भी सही है। महिलाओं के अधिकार के समर्थक, यह भी सही है। बहु विवाह और महिलाओं के अपमानजनक की स्थिति के विरोधी, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर सभी यानी डी। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में। देखो, हम डिस्कशन में वही बात सामने रखते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और राजा राममोहन राय की बात करते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधा नगर में हुआ था। राजा राममोहन राय को उत्तराधिकार के रूप में राय की उपाधि दी गई थी। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता था। राजा राममोहन राय ने अरबी एवं फारसी की शिक्षा पटना से प्राप्त की थी, तो वहीं संस्कृत शिक्षा वाराणसी से प्राप्त की थी। राजा राममोहन राय को इंग्लिश अंग्रेज दिग्विजय महोदय ने सिखाया था। राजा राममोहन राय के सहयोगी के नाम डेविड हेयर था। राजा राममोहन राय ने अपने सहयोगी डेविड हेयर की सहायता से एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। राजा राममोहन राय सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया, तो वहीं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार जैसी पत्रिका का प्रकाशन किया था। राजा राममोहन राय 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन ने 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। याद रखना है, सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अग्रदूत एवं नव प्रातःकालीन तारा के नाम से भी जानते हैं। बात है कि पूछेगा राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में बंगाल के राधा नगर में। पूछेगा राजा राममोहन राय को उत्तराधिकार के रूप में कौन सी उपाधि दी गई थी? राय की। पूछेगा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो मुगल बादशाह
अकबर द्वितीय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। पूछेगा मुगल बादशाह अकबर द्वितीय कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता था। पूछेगा कि राजा राममोहन राय ने अरबी एवं फारसी की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो कहाँ से? पटना से प्राप्त की। पूछेगा संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो वाराणसी से प्राप्त की। पूछेगा राजा राममोहन राय को इंग्लिश किसने सिखाया था? अंग्रेज दिग्बी महोदय ने सिखाया था। पूछेगा राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी जैसी पत्रिका प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बंगला भाषा में किया था। तो संवाद कौमुदी, तो वहीं पर मिरातुल अखबार जैसी पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो फारसी भाषा में किया था। पूछेगा राजा राममोहन आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था? तो 1815 ईस्वी में। पूछेगा राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कहाँ? तो कलकत्ता में। इसके जरिए क्या किया? सती प्रथा का विरोध किया था। राजा राममोहन राय को क्या कहा गया? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, नव प्रातःकालीन तारा इत्यादि। आगे बढ़े। इधर देख 1857 के विद्रोह के संबंध में विचार कीजिए। 1857 के विद्रोह के संबंध में विचार कीजिए। यह विद्रोह व्यापक क्षेत्र में फैला और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने विद्रोह में नहीं ले सका। ये बिल्कुल सही है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम आदि शासकों ने विद्रोह को व्यापक रूप से अपना समर्थन प्रदान किया था। गलत है। इसने विद्रोह का समर्थन प्रदान नहीं किया था, बल्कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए ये दो गलत है। इसका सही इसमें कौन कहता है? सत्य कथन जी कहता है चुनने के लिए। तो दो में से सत्य कथन केवल ए हो गया, केवल ए यानी एक। तो जहां तक 1857 के विद्रोह की बात है, 1857 के विद्रोह को हम 1857 के विद्रोह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह विद्रोह 1857 ईस्वी प्रारंभ हुई थी। और 1857 के विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है कारतूस युद्ध घटना को। पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था और 1857 के विद्रोह के समय सेना को प्रयोग के लिए एनफील्ड राइफल दिया गया। और एनफील्ड राइफल में गोली भरने से पहले से दांत से खींचना होता था। गोली में गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चपातिया था। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के जवान मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारी बाघ एवं हीर सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे पकड़े गए। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे था और ये 34वीं रेजिमेंट का जवान था। 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खुला विद्रोह हुआ था। 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा जा सकता है, क्योंकि बहादुर शाह जफर वृद्ध होने के कारण विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर पाया था। विद्रोहियों का नेतृत्व कुछ समय के लिए उसके सेनापति बख्त खान ने किया था। बहुत सारी बातें हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह की बात करता है। 1857 के विद्रोह पहले सेना को प्रयोग के लिए कौन सा राइफल दिया जाता था? तो ब्राउन बेस राइफल। कौन सा? ब्राउन बेस राइफल। और उसके बाद कौन सा? एनफील्ड राइफल। इसके बाद एनफील्ड राइफल दिया गया। इसमें गोली भरने से करने क्या होता? दांत से खींचना होता था। और गोली में किस 2 जानवर की चर्बी थी? गाय और सुगर की। पूछेगा 1857 के विद्रोह से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। पूछेगा 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल का फूल एवं चपातियां थी।
पूछेगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने किया था कब? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपने 2 अधिकारी किसको? बाघ एवं हियरसे को गोली मारकर किया था। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। तो खुला विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो खुला विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रारंभ हुआ था। विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम मुगल बादशाह किसको घोषित किया? बहादुर शाह जफर। पूछेगा 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। पूछेगा 1857 के विद्रोह के कमजोर कड़ी के रूप में किसको देखा गया? तो बहादुर शाह जफर को। क्यों? क्योंकि यह वृद्ध होने के कारण विद्रोही का नेतृत्व नहीं कर पाया था। विद्रोहियों का नेतृत्व कुछ समय के लिए उसके सेनापति बख्त खां ने किया था। इधर आ जाइए, यहां पर देखते हैं नंबर 16 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? और इसमें है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। जहां तक सवाल है, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश जाने वाली काकोरी ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसे हम काकोरी षड्यंत्र के नाम जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत 2 साल के मुकदमे के बाद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। तो वहीं सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। एक एक करके क्रांतिकारी को जब फांसी के फंदे के करीब लाया जा रहा था तो महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां की बारी आई। अशफाक उल्ला खां ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने इन बाजुएं कातिल में है, वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठाई 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 इतनी गोलियां चली कि आसमान में अंधेरा छा गया। तो फिर महान मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां, तो महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां की बात आई। अशफाक उल्ला खां ने फांसी के फंदे को चूमा, अंग्रेजी सरकार को ललकारते हुए कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के तहत कितने साल के? तो 2 साल के मुकदमे के बाद किसको किसको सजा दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। तो सचिन नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई थी। तो यहाँ पर हम बता दिए, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने इन बाजुएं कातिल में है, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। यहाँ पर अशफाक उल्ला खां, तो यही दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं। महान यहाँ पर वीर सावरकर पर थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इस संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वीर सावरकर ने महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब किया? 1904 में। इन संगठन के एक सदस्य ने न्यायाधीश जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपसे यहां पर पूछे जाएगा कि चापेकर बंधु, महाराष्ट्र के धरती पर चापेकर बंधु का उदय हुआ था। चापेकर बंधु 2 भाई थे, बालकृष्ण चापेकर एवं दामोदर चापेकर। चापेकर बंधु ने 1897 ईस्वी में पूना के प्लेग अधिकारी रैंड एवं अयस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी। यह भारत की धरती पर किसी भी यूरोपियनों की पहली राजनीतिक हत्या थी।
यहाँ पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बारे में बताया ही गया है। खुदीराम बोस भारत के पहले क्रांतिकारी थे जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन का नाम लिया जा सकता है। सूर्य सेन को मास्टर दाह के नाम जाना जाता था। यही उधम सिंह, महान क्रांतिकारी यही उधम सिंह है जिन्होंने 1940 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर माइकल और डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इधर आ जाइए, प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए, वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने हुए। इसमें क्या पूछ रहा है? माने अध्यक्ष चुने गए। तो इसमें आप देखो, गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष चंद्र बोस को, तो यहां पर हम देखते क्या है, कथन कर रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है। कथन ए में वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये गलत है, क्योंकि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसका हरिपुरा अधिवेशन था, इसमें गांधी ने विरोध नहीं किया था, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। यहां देख आर में, गांधी जी और उनके समर्थकों के कारण सुभाष बोस को अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ई सही है, तो ए गलत आर सही। देख यहां पर ए सही नहीं, ए गलत और आर सही, इसका आंसर होगा डी। याद रखना है 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जब त्यागपत्र दे दिए तो फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखना, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रे जवान, सर जी हम लोगों पर भी ध्यान दीजिएगा। अरे तुम पर ध्यान क्यों दें? ध्यान उस पर दिया जाता है जिसे हम देख नहीं रहे हो, जो दिल में रह रहा है, जो दिल में रह रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो दिल में है। उस पर क्या ध्यान दें हम? इस गर्मी में भूखे प्यासे ये चिल्ला रहे हैं, गरज रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए। शहंशाह बिजनेस नहीं करता जवान, बिजनेस नहीं करता, शहंशाह से मोहब्बत करता है। अगर हमें आपसे मोहब्बत नहीं होती तो ये शाम के वक्त हम रोड पर होते। आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाए इसलिए पर डे हम आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं। ऐसा मत कहना। यहां पर 18 में देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें क्या कर सत्य कथन कर रहा है? 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह सही है। 9 अगस्त को गांधी जी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सही है। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह सही है। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी। याद रखना है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया। गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां के महल में रखा गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन, याद रखना है दीपावली के दिन हजारीबाग के जेल से भागकर नेपाल चले गए और वहां के घने जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी। याद रखना, पूछेगा कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कहां? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। पूछेगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? पूना के आगा खां के महल में, आगा खां के महल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना
पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग के जेल में रखा गया था और जेल से भाग करके कहां चले गए? नेपाल। और नेपाल में किसका गठन किया था? आजाद दस्ता का। आजाद दस्ता का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी और दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे। इधर आ जाइए। यहां पर 19वें यूरोप के देशों में प्रायः किसकी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था और इनमें से कौन सा सत्य है, सत्य कर रहा है? तो ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, यह सही है। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यह भी सही है। यानी ए और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर होगा सी। याद रखना, ईसाई धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा गया? गिरजाघर। या और गिरजाघर में पूजा के कार्य के संचालन जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं? पादरी, यानी पंडित जी। आ जाओ, यहां पर मिलान करें या मिलान करें तो इस क्वेश्चन में ये देखो थोड़ा सा इसका गलत हो गया है, ये छपाई में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो यहां पर लिब्रे, लिब्रे किसको? फ्रांस की मुद्रा को कहते हैं, इसलिए एक आंसर होगा 3। मिलाकर इसे सही कर लीजिए, एक आंसर होगा 3। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा को कहा गया। पादरी वर्ग कौन कहा गया? तो पादरी वर्ग कहा गया कौन? चर्च के विशेष कार्यों को कराने वाले व्यक्ति को। और इसका सही आंसर बाबू क्या हो जाता है? इसका सही आंसर बी का देखो क्या होगा? 4 होगा। फिर यहां पर हम देखो टाइड है ना, टाइड क्या है? तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला ये कर है। तो यहां सी का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर फिर क्या है? टाइल, टाइल है। टाइल क्या है? सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, इसलिए डी का सही आंसर हो जाएगा 2। इसको ठीक कर लेना है क्योंकि इसके आंसर के अनुसार ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको ठीक कर लेना है। ठीक ना? आ जाए यहां पर आ जाइए। 21 में किस घटना से राजनीतिक और रैडिकवादी विचारों को बल मिला? और इसका सही आंसर है कि 1923 के आर्थिक संकट से। बात यह है कि रैडिकवादी विचारधारा किसको कहते हैं? अब ये पहले जानेंगे। रैडिकवादी विचारधारा उसे कहते हैं जब क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक संरचना में बदलाव लाया जाए। अब ये प्रश्न उभरता है कि 1923 का आर्थिक संकट कहाँ आया था? तो 1923 का आर्थिक संकट सबसे ज्यादा प्रभावित कौन किया? जर्मनी को। जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? हुआ था कि जर्मनी पर बहुत ज्यादा कर्ज था, युद्ध हुआ था ना, युद्ध लड़ा था तो बहुत सारा पैसा कर्जा लिया था, तो जर्मनी पर कर्ज काफी बढ़ गया। जो कर्ज दिया था जर्मनी को, वह जर्मनी पर पैसा देने के लिए दबाव डाल रहा था। इस दबाव से निपटने के लिए जर्मनी क्या किया? बृहद पैमाने पर कागजी मुद्रा छाप दिया। बृहद पैमाने पर कागजी मुद्रा जब छाप दिया तो क्या हुआ? जर्मनी की धरती पर मुद्रा का मूल्य क्या हुआ? घटने लगा। और जब मुद्रा का मूल्य घटने लगा, चारों तरफ हर वस्तु की मूल्य बढ़ गई। और यह संकट को हम कहते हैं 1923 के आर्थिक संकट। और इस संकट का संबंध है जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। किससे? जर्मनी। समझा बात को? आइए, यहां पर 22 में है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। और इसका कब की गई है? तो देखो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय स्टाम्प एक्ट के विरोध में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय स्टाम्प एक्ट के विरोध में 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में स्वाधीनता के 2 पुत्र एवं पुत्रियां नामक संस्था की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था की स्थापना किस आंदोलन समय किया गया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। पूछेगा किस एक्ट के विरोध में? स्टाम्प। कौन? स्टाम्प एक्ट के विरोध में। स्टाम्प एक्ट के विरोध में कब? तो 1765 में। 1765 में। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो क्या समय? 4 जुलाई 1776। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे।
और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रसिद्ध नारा दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन कहा जाता था, रेड इंडियन। पूछेगा स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा क्या, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से नारा क्या दिया गया? प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन थे। पूछे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या है? 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? और इसका सही आंसर क्या होगा? सीडान का युद्ध, यानी सीडान का युद्ध। और ये सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। इस प्रकार सीडान का युद्ध हुआ था 1 सितंबर। कब हुआ था? सीडान का युद्ध 1 सितंबर हुआ था, 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। आपसे प्रश्न पूछाएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सीडान का युद्ध। और ये सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ था? जर्मनी और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस को पराजय का सामना करना पड़ा था। यहीं पर आपसे पूछ देगा क्रीमिया युद्ध का समय क्या माना जाता है? तो क्रीमिया युद्ध का समय 1853 से 1855 ईस्वी। और ये क्रीमिया की युद्ध किसके किस बीच हुआ था? तो ब्रिटेन, फ्रांस एवं तुर्की एक तरफ था, दूसरी तरफ रूस था। और यह युद्ध अनिर्णायक रहा, यानी इस युद्ध में हार जीत की फैसला नहीं हो पाई थी। इधर आ जाइए, यहां पर 24 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है वुडरो विल्सन। अब प्रश्न उभरता है वुडरो विल्सन कौन था? तो वुडरो विल्सन जो था यह अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रीय सिद्धांत का प्रस्तुत किया तो 8 जनवरी 1918 ईस्वी को। अब प्रश्न उभरता है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 8 जनवरी 1918 ईस्वी को अपना 14 सूत्रीय सिद्धांत दिया, लेकिन यह सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हेतु शांति का वातावरण तैयार करना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। यह 14 सूत्रीय सिद्धांत कब दिया? 8 जनवरी 1918 का। इसका मुख्य उद्देश्य, सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हेतु शांति का वातावरण तैयार करना। यहाँ पर है 25 में हिटलर ने सोवियत संघ के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? इसका सही आंसर होता है यूक्रेन और दक्षिणी रूस। अब यह प्रश्न उभरता है हिटलर ने सोवियत संघ के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी? तो यूक्रेन और दक्षिणी रूस। ऐसा इसलिए कि हिटलर ने यूक्रेन और दक्षिणी रूस को प्राथमिकता इसलिए दिया, यूक्रेन कृषि के लिए प्रसिद्ध था, तो दक्षिणी रूस से बृहद पैमाने पर उससे तेल मिल जाता। कृषि और तेल के बल पर जर्मनी की धरती को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था, जो किसी भी विदेशी देश को टक्कर देने के लिए समर्थ हो सकता। इस पर भी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता, हिटलर ने सोवियत संघ के किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी? यूक्रेन और दक्षिणी रूस। यूक्रेन को क्यों दिया? क्योंकि यूक्रेन कृषि के लिए प्रसिद्ध था, तो और दक्षिणी रूस किसके लिए? तेल के लिए। और कृषि और तेल के बल पर जर्मनी की धरती को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। यहां पर है कि 26 में ऊनी उद्योग में महिलाओं में स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया क्यों? तो यहाँ पर सही में है कि बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों के नए परिचय की ओर अग्रसर किया। महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। महिलाएं हाथ से ज़्यादा कताई पर निर्भर थी। उपर्युक्त सभी, यह बात सही है। इसका सही आंसर होगा डी। अब हम जो बताते हैं उस पर समझिए। अब देखो
कि स्पेनिंग जेनिंग मशीन की आविष्कार कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था? तो हर ग्रिप्स ने। कौन किया? हर ग्रिप्स ने किया था। किसने किया था? तो हर ग्रिप्स ने स्पेनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार कब किया? 1764 ईस्वी में। अब प्रश्न उभरता है, स्पेनिंग जेनिंग मशीन की खासियत क्या थी? मशीन की खासियत यह थी कि कम समय में अधिक से अधिक ऊनी वस्त्र यानी ऊनी धागा को तैयार कर सकता था। तो कम समय में अधिक से अधिक जब ऊनी वस्त्र या ऊनी धागा को तैयार कर सकता था, तो फिर क्या हुआ? जब एक मशीन कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकती है, तो फिर इसके लिए मजदूर की आवश्यकता क्यों? और उस समय में ऊनी वस्त्र तैयार या ऊनी धागे तैयार करने का काम महिलाएं ही किया करती थी। और इस मशीन के आने से बृहद पैमाने पर जो महिलाएं थी वह बेरोजगार होने लगी और अपनी बेरोजगारी से तंग आकर इस मशीन पर आक्रमण की, जिसका नाम है स्पेनिंग जेनिंग मशीन। समझ गए? इधर आ जाइए। 27 में ब्रिटेन को पहला औद्योगिकृत देश बनाने वाले कई सरकारों में से 18वीं शताब्दी में एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन के रूप में वर्णित कारक है। एक वर्णित कारक क्या है? इसका सही आंसर होगा कृषि क्रांति। याद रखना, ब्रिटेन में 16वीं से 17वीं शताब्दी का काल कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह कृषि क्रांति ने अमेरिका के सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र को ही नहीं, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया। यह कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। और इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति का समय क्या माना जाता है? 17वीं से 18वीं शताब्दी का काल पूछेगा। यह काल ने और किसका जन्म दिया? औद्योगिक क्रांति को। किसको? औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। पूछेगा औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्यों प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। और यह क्रांति किस से शुरू हुई? सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। यहां पर देखिए नंबर 28 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। याद रखना है। और मोहम्मद गोरी के सेनानायक इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बंगाल का अंतिम महत्वपूर्ण शासक लक्ष्मण सेन था। यह सेन राजवंश का शासक था। इसके दरबार में जयदेव धोई हाँ हेलो हाँ जवान टेस्ट ले लगा दादा। अच्छा थोड़ा सा आने में लेट हो सकता है, 5-10 मिनट, थोड़ा सा देखना। ठीक ठीक है। हाँ देखो यहाँ पर लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव धोई एवं हलायुध जैसे विद्वान रहते थे। जयदेव ने गीत गोविंद जैसी पुस्तक की रचना की, तो वहीं धोई ने पवन दूत जैसी पुस्तक की रचना करके इतिहास में अपना नाम स्वर्ण दर्ज कराया था। पूछेगा मोहम्मद गोरी के सेनानायक का क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसने बंगाल एवं बिहार विजय का श्रेय दिया जाता है। इसी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? जयदेव एवं धोई जैसे विद्वान रहते थे। जयदेव ने कौन सी पुस्तक की रचना की? गीत गोविंद जैसी पुस्तक की रचना की थी। गीत गोविंद। धोई ने कौन सी पुस्तक की? तो पवन दूत जैसी पुस्तक की रचना की। इधर देखिए बिहार में शेर शाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर है सूरजगढ़ का युद्ध। और सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में हुई। इस युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। आपसे पूछा जाएगा सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1534 ईस्वी में। और इस युद्ध में शेर शाह ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? महमूद शाह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ था?
तो चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 ईस्वी को। और इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। यहाँ की दौरा का युद्ध 1659 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित किया था। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुई थी। इससे बिलग्राम के युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः पराजित किया था। यहाँ पर है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया। सही है। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था भर दी। सही है। यहाँ पर है गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जन समूह के जागरण तथा मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय है। यह भी सही है। भारत के राष्ट्रपिता ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया। यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा कौन? 1, 2, 3, 4 सभी सही इसका। आइए यहाँ पर 31वें पटना स्थित बहाबियों के केंद्र क्या कहलाता है? तो काफिला कहलाता है। तो बहाबी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? अरब से। बहाबी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय इब्न अब्दुल बहाव को जाता है, इसलिए इस आंदोलन को बहाबी आंदोलन कहा गया। बहाबी आंदोलन के प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य कि इस्लाम के शुद्ध स्वरूप को बहाल करना था। बहाबी आंदोलन का पटना में केंद्र, बहाबी आंदोलन का बिहार में केंद्र पटना था और पटना में बहाबियों के केंद्र को काफिला कहा जाता था। और भारत में बहाबी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सर अहमद बरेलवी को जाता है। पूछा जाएगा कि बहाबी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 16वीं शताब्दी में। इसका प्रारंभ किया गया 16वीं शताब्दी में। और यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ईरान से प्रारंभ हुआ था। कौन प्रारंभ किया? इब्न अब्दुल बहाव ने प्रारंभ किया। इब्न अब्दुल बहाव ने प्रारंभ किया था। पूछा जाएगा बहाबी आंदोलन का पटना में केंद्र का, बिहार में केंद्र कहाँ था? तो पटना था। इसे क्या कहा जाता था? काफिला कहा जाता। क्या कहा जाता था? काफिला कहा जाता है। भारत में बहाबी आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? सर अहमद बरेलवी ने बनाया। सर अहमद बरेलवी। इधर देखिए 32 में 1776 में नरहट और सामे के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? नारायण सिंह। इसका आंसर होगा नारायण सिंह। यह विद्रोह कब किया था? 18वीं शताब्दी में। कब किया था? तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के दांत को खट्टा कर दिया था। इधर देखिए पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो कहाँ बुलाया गया? पटना के बांकीपुर। पटना के बांकीपुर का वो अधिवेशन काफ़ी प्रसिद्ध है जो 1912 ईस्वी में हुआ था। और यह अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था और अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने किया था। इधर आइए 34 में बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी। उस समय की बात करते हैं। बिहार में सारण, पूर्णिया और वैशाली यह सोरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और सोरा का उपयोग किया जाता है बारूद के निर्माण के लिए। और सोरा उत्पादन का काम नोनिया जनजाति के द्वारा की जाती थी और यह नोनिया जनजाति को अंग्रेज कंपनी से ही सोरा बेचने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार ये नोनिया विद्रोह अंग्रेजों के निरंकुश व्यवहार के कारण हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में सारण, पूर्णिया और वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? सोरा उत्पादन के लिए। सोरा का प्रयोग किसके लिए किया जाता? बारूद के निर्माण में। सोरा उत्पादन का काम कौन करता था? नोनिया करता था। यह विद्रोह कब हुआ था? 1778 से 1800। और क्यों हुआ था? अंग्रेज के शोषण के विरुद्ध। आइए यहाँ पर हम यह कैसे साबित कर सकते हैं कि कारखाने प्रणाली का पहला प्रतीक कपास था? इसका सही आंसर हो जाएगा कि 18वीं शताब्दी के अंत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ा। बिल्कुल सही है। 1763 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग के लिए 2.5 मिलियन पाउंड कच्चे कपास का आयात कर रहा था। यह भी सही है।
1787 तक इसका आयात 22 मिलियन पाउंड तक बढ़ गई। अभी सही है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से सभी। यहां पर 36 देखिए, वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है कि वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना वियतनाम के जिस शहर में हुआ था उसका नाम हनोई था, उसका नाम हनोई था। इस प्रकार टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में वियतनाम के हनोई में हुआ था। इस स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वियतनाम के शिक्षा प्रणाली में सुधार करके उसमें पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुई? तो वियतनाम के हनोई में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार करना। तो किस तरह की शिक्षा लाना? तो पश्चिमी शिक्षा को लाना। आ जाइए नंबर 37 में, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में जो एक्ट पारित किया गया इसे रोलेक्ट एक्ट कहा गया। रोलेक्ट एक्ट को हम काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, न वकील, न अपील एवं न दलील के नाम जानते हैं। रोलेक्ट एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई थी, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार रोलेक्ट एक्ट के समय लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले ऐसे नेता थे जो सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे और यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे। आ जाइए, यहां पर है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके लिए? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 1919 ईस्वी में और जिस आयोग का गठन किया गया था उसे हम हंटर आयोग के नाम जानते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया जिसके सदस्य महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर सर यानी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? जालियांवाला बाग हत्या के लिए। कब? 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया जिसके सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी। यहां देख, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसको चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। तो 23 जनवरी 1919 ईस्वी को दिल्ली की धरती पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। इसी सम्मेलन में ही विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने पर बल दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 23 जनवरी 1919 कहाँ किया गया? दिल्ली में। अध्यक्ष किसको चुना गया? गांधी जी। इस सम्मेलन में किस पर बल दिया गया? तो विदेशी वस्तु के बहिष्कार पर बल दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में सरोजिनी नायडू ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर पुकारी थी। तो मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली ये खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता थे। इन्हें अली बंधु कहा गया। मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे और नेहरू के पिता। किस क्षेत्र में राहुल संक्रायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो इसका छपरा। यानी याद रखना है राहुल संक्रायन जो थे ये बहुत बड़ा साहित्यकार होने के साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। इन्हें साहित्य का पितामह कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के संदेश को बिहार के छपरा में फैलाने का काम इन्होंने किया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राहुल संक्रायन क्या थे? साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें क्या कहा गया? साहित्य का पितामह कहा गया। पूछेगा बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था? तो राहुल संक्रायन। इनका नाम क्या था? इनका नाम केदारनाथ पांडे था। इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे। मेरे जवान,
ज्योग्राफी वाले सर का टाइम था कुछ, मेरा डिस्कशन 5:30 से था। मेरा समय ले लिया, उन्होंने मेरा समय ले लिया, और थोड़ा मेरा डिस्कशन लॉन्ग होता है। दिक्कत तो नहीं हुई, थोड़ा परेशानी जरूर हुई। 7 बजे से मेरा क्लास था, हम लेट हो गए, कोई मेरा इंतजार करता है। आज यहीं तक रहेगा, फिर कल मिलते हैं। सबा खैर।